आज मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्या टेक्निक्स है, क्या मेथोडोलॉजीज है, किस तरीके से डेटा प्री प्रोसेसिंग की जाती है, क्या आइडिया है इस सब के पीछे। डेटा आपके पास कैसा आता है, रॉ आता है, नॉइजी आता है, डिस्टॉर्टेड आता है, उसको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या क्या वेरिएशंस हैं, किस तरीके से सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। कोड के साथ हम लोग आज बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बहुत बेसिक से एडवांस तक पूरा नोशन, पूरा आइडिया कैसे काम करता है, आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे आगे तक। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आखिर डेटा प्री प्रोसेसिंग होती कैसी है पाइथन में, मशीन लर्निंग में, आप भी देख रहे हैं, सब पे बात करेंगे। बात स्टार्ट करते तो आज भी लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग अभी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर एक के बाद एक वीडियो जो है वो करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने पहले वो प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो करते हुए आइए और फिर ये वीडियो देखिए, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट नोशन पता चले कि आखिर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं और कैसे जो है वो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस बनती है, कैसे जो है वो मॉडल बनाया जाता है। उन सब के लिए आपको वो प्रॉपर एक के बाद एक फॉलो करना है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसी होती है, आखिर डेटा प्री प्रोसेसिंग का क्या टेक्निक है और क्या स्टेप्स हैं कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए डेटा प्री प्रोसेसिंग में। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स में अपने पूरे बात को डिवाइड कर लिया है कि जिसमें मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं और आप तक की बात जो है वो पहुंच पाए। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे बात करूं कि अगर हम अपने अपना काम जो है स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं कोड जो है मैं प्रेफर करता हूं, अगर बहुत बड़ा कोड ना हो तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड में ही इस्तेमाल करके बताऊं, ताकि मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो मैं स्टेप्स जो है पहले थ्योरी आपको समझाता हूं, फिर हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप्स हैं वो आपकी है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, उसको कॉल करना अपने एनवायरनमेंट में, यानी कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए उसको लेके आना। अब यहां पर मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने नहीं देखी, वीडियो बनाई है या एक वन शॉट टाइप की पांडास और नंपाई के ऊपर। तो अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपको वो काम आएगी, यानी कि अगर आपने पांडास और नंपाई की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख के आइए, ताकि आपको यहां पर जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पांडास और नंपाई। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर ये लोग ये करती क्या है। पांडास जो है वो आपका जितना भी डेटा का इंपोर्ट है या फिर डेटा के साथ मैनिपुलेशन है, इंपोर्ट करना, मैनिपुलेशन करना, कोई चीज वहां पर एडिट करना, कोई चीज ऑल्टर करना, कोई चीज डिलीट करना, कोई चीज बुलाना, कोई चीज लगाना, कोई चीज मिटाना, ये सारे कार्यक्रम जो है वो आपके पांडास में होते हैं। अच्छा, फिर नंपाई में क्या होता है? नंपाई में जो है वो आपकी जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैट्रिसेस के, कोई भी चीज को जो है वो आपको एरे, वेक्टर्स या जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शंस होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स हैं, वो सारे जो है वो नंपाई के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। पांडास के थ्रू जो है वो जितना भी आपका डेटा सेट है उस पर काम होता है, आपकी सीएसवी फाइल्स पे काम होता है, आपकी एक्सेल फाइल पे काम होता है, या जहां पे भी डेटा स्टोर होता है उसके ऊपर जो सारा कार्यक्रम होगा, जितना भी ऑपरेशन होगा, जितना भी वहां पर फैब्रिकेशन किया जाएगा, वो पांडास के थ्रू किया जाएगा। और नंपाई जो है वो एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देता है आपको कि आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें उस डेटा सेट के ऊपर, उन वैल्यूज के ऊपर, डेटा सेट के अंदर उन वैल्यूज के ऊपर। वो सारी चीजें जो है वो आपको नंपाई के थ्रू करने को मिलती है। पैंडल्स और नंपाई, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा और नोशन दे देता हूँ कि जब आप इसको अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको इंपोर्ट ऐसे करना है, इंपोर्ट पैंडल्स एज पीडी। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप बुला रहे हैं पैंडल्स को एज पीडी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम जो है वो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, रामा स्वामी कृष्णन और अय्यर, इस टाइप का कोई लंबा सा नाम है तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रामू कह देते हैं। तो क्योंकि बार बार इतना लंबा बुलाएंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, निकनेम में प्यार से जो है उसे रामू कह देते हैं। इसी तरीके से जब आपको अपने पूरे कोड में बार बार पैंडल्स ना लिखना पड़े, इसलिए आप जो है उसे पीडी लिख देते हैं और पीडी से करके आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसीलिए जो है हम लोग इतने बड़े को जब छोटा कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन। किसी बहुत बड़ी चीज को अपने यूज केस के हिसाब से उसको शॉर्टन करके यूज करना, इसको हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन। तो हमने यहाँ पर एब्रिविएशन की तरह एस पीडी यूज कर लिया। हम देखेंगे कोड में कैसे होता है। तो फर्स्ट चीज हो गई। अच्छा, मैं नंपाई को भी दिखा देता हूं। अगर आपको नंपाई को इंपोर्ट करना है तो आप कहेंगे सिंपल इसी की तरह, इंपोर्ट नंपाई एज, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं एनपी देता हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। मैंने नंपाई को एज एनपी इंपोर्ट कर लिया और मैंने पैंडास को एज पीडी इंपोर्ट कर लिया। पैंडास का काम है जितना भी डेटा सेट का मैनिपुलेशन है उसमें काम आता है, और जितना भी मैथमेटिकल इंडक्शंस होते हैं वो नंपाई के थ्रू किए जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट बेसिक टेक्निक और फर्स्ट बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए वो ये है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है वो कैसे काम में आती हैं और क्या वो करती हैं। तो ये वाली फर्स्ट बात क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। ये वाली स्टेप मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ध्यान से सुने और मजा करें, मतलब एक कहानी की तरह से सुनिए और फिर किसी को सुनाइए और फिर आप देखिए ये कहानी आपको फिर याद रहेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे ना। जो स्टेप टू है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, वो है आपका डेटा सेट इंपोर्ट करना। डेटा सेट इंपोर्ट करना, फॉर एग्जांपल आपका ये, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, नेम और क्लास 1 2 3, राम श्याम घनश्याम, क्लास है 5th 6th 7th। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ये आपका एक डेटा सेट है। अब आपको इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो फिर ये जो फाइल है, आप इसे देख के समझ गए होंगे कि ये एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस फाइल का नाम डेटा है, डेटा, तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी, अगर ये एक्सेल की फाइल है तो .xlsx होगी। ये जो है वो इसकी एक्सटेंशन होगी। इस फाइल का नाम अगर डेटा है तो अगर आप ऑटोमेटिकली देखें विंडोज में जाके, तो उसके बाद में डॉट करके XLSX लिखा होगा। ये जो है ये फाइल की एक्सटेंशन होती है। और अगर आप कहीं पर देखें कि अगर XLXX लिखा हुआ है तो वो आपकी एक्सेल की फाइल है। वो एक्सेल की फाइल है कि जो कि एक्सेल सॉफ्टवेयर पे खुलेगी। अच्छा, क्या सिर्फ मोस्टली मशीन लर्निंग में यही एक्सेल वाली फाइल यूज होती है? होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो XLXX फॉर्मेट हो, बल्कि वो .CSV फॉर्मेट भी हो सकता है, जो कि बहुत प्रिफर करते हैं सारे डेटा साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर्स कि हमेशा आपका जो डेटा सेट है वो .CSV फॉर्मेट में हो, क्योंकि वो बहुत प्रेफर रहता है और बहुत इजी होता है, अच्छे से मैनिपुलेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता और ज्यादा आपको इंडिपेंडेंस देता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका तो एक्सेल हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका CSV का होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसका फॉर्मेट होता है। अच्छा, अगर मुझे इस चीज को इस फॉर्मेट में अगर कैसा होता होगा वो आपको दिखाऊं, तो ये ऐसा होता होगा 1 और राम और 5, तो ये ऐसे लिखेगा 1 राम 5। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपका श्याम 6, थर्ड आया घनश्याम 7। ये कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में लिखा जाता है, लेकिन जिसे आप जब खोलेंगे एक्सेल फॉर्मेट में तो आपको ये दिखाई ऐसे ही देगा। यानी कि अगर आप कोई CSV फाइल को और अगर अपनी कोई एक्सेल फाइल को एक्सेल में खोलते हैं तो देखने में दोनों एक जैसी लगेंगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, उसकी जो पीछे का बैकएंड आर्किटेक्चर है उसमें डिफरेंस होगा। इसीलिए XLX फाइल डिफरेंट है, CSV फाइल डिफरेंट है। दोनों आपका डेटा सेट जो है वो खुलता है एक्सेल में है, लेकिन प्रेफर .CSV फाइल की जाती है, क्योंकि ये बहुत बहुत रोबस्ट होती है और सारे प्रैक्टिशनर्स इसको ही फॉलो करते हैं। तो .CSV फाइल और .एक्सेल फाइल जो है वो दोनों एक्सेल सॉफ्टवेयर में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही ओपन होती है। आप कभी भी देखेंगे कैगल पे जहां बहुत सारे डेटा सेट मिलते हैं, वो हमेशा CSV फाइल ज्यादा मिलती है आपको इन कंपैरिजन .एक्सेल फाइल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितना मैंने अभी तक देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टेप 2 पे वापस से आते हैं। स्टेप 2 में हमने बात की कि फर्स्ट स्टेप होती है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो आप इंपोर्ट कर लें, उसके बाद डेटा सेट को इंपोर्ट करें, यानी कि इस डेटा सेट को आप बुलाएं, इसको जो है वो आप कॉल करें, ताकि फिर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल राम की जगह आपको राम कृष्णा करना है, या फिर राजू करना है, या फिर राजन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो प्री प्रोसेसिंग करते हैं ना, प्रोसेस करना, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने से पहले चीजों को अपने हिसाब से कर देना, उसको सेट कर देना, उसको स्टैब्लिश कर देना, उसको एक ऐसे एम्पेरिकल अप्रोच से बना देना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, इसी को पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि आप अपने जो डेटा सेट है उसको आप कॉल करते हैं, बुलाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये करते कैसे? चलिए वो अब हम लोग देख लेते हैं। मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोग को, यहां पर आपको क्लियर आएगा कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल का नाम है डेटा डॉट एक्सेल, एक्सेल फाइल है मेरी। तो मैं सिंपली एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा df, आप कुछ भी दे सकते हैं, df इक्वल टू pd। अच्छा, ये pd क्या है यार? pd वही है हमने जो पहले जो है इंपोर्ट पैंडल्स एज pd किया था। तो अब इस pd के थ्रू ही हम रीड करेंगे इस फाइल को, यानी कि ये वो लाइब्रेरी हमको इंडिपेंडेंस देती है, फीचर देती है, यूएसबी देती है, एक्स फैक्टर देती है, कि जिसके थ्रू हम इस डेटा सेट को रीड कर सकते हैं
अपने पाइथन एनवायरमेंट में। आप समझ रहे हैं? तो मैंने लिखा डीएफ की जहां पर ये पूरा डेटा सेट आके स्टोर होगा, पीडी यानी कि हम लोग पैंडस के थ्रू कर रहे हैं, डॉट रीड यानी कि पढ़ो, लोड करो, और रीड करने के बाद जो है वो यहां पर हम लोग देंगे रीड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर में क्या आएगा? अगर आपकी फाइल जो है एक्सेल है तो आप यहां पर एक्सेल लिखेंगे, और यहां पर फिर आ जाएगा डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स, ये यहां पर आ जाएगा, दो पैरेंथेसिस के बीच में आएगा। डीएफ आपको वेरिएबल है कि जहां पर अपना पूरा डेटा सेट जो है वो स्टोर कर रहे होगे, और पीडी जो है वो आपका पैंडस है जो आपने एब्रिएटेड फॉर्म में लिया, इसके थ्रू जो है वो रीड कर रहे हैं। रीड अंडरस्कोर एक्सेल हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो फाइल टाइप है, अगर वो इन केस इफ एक्सेल है तो हमने लिखा है एक्सेल, उसके बाद हमने लिखा डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स। अगर एक्सेल है तो फिर एक्सटेंशन में ये आएगा। अच्छा, अगर हमारी सीएसवी है तो फिर क्या आएगा? आइए वो देखते हैं। अगर सीएसवी है तो डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अब देखिए यहां पर ये चेंज हो गया, पीडी पैंडस ही कर रहा है, रीड ही कर रहा है, लेकिन एक बार फाइल टाइप एक्सेल थी तो एक्सेल लिख दिया, एक बार फाइल टाइप सीएसवी है तो हमने सीएसवी लिख दिया, सीएसवी लिखा, और हमने यहां पर लिखा डेटा डॉट सीएसवी, और ये आपका डेटा सेट लोड हो गया। अगर आप ये वाला कमांड रन करेंगे तो ये आपकी फाइल लोड हो जाएगी, अगर ये एक्सेल हुई, और अगर आपकी फाइल टाइप जो है डेटा डॉट सीएसवी हुई तो आपका ये वाला कमांड रन होगा और ये वाली फाइल रीड हो जाएगी। यानी हमने अभी तक दो स्टेप्स देखी। फर्स्ट स्टेप हमने देखी कि आप अपनी फाइल टाइप को जो है वो numpy और pandas के थ्रू इस्तेमाल में लाते हैं, तो पहले आप वो दो लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद डेटा सेट जो आपका है जिसका आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसको आपको प्री प्रोसेस करना है, जिसके बेसिस पे आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे, उसको लाने के लिए आप या तो एक्सेल फॉर्मेट है तो फिर इस तरीके से रीड करोगे, डॉट एक्स पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल और डेटा सेट का नाम, या तो अगर सीएसवी है तो फिर पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी और डेटा सेट का नाम। तो ये सेकंड टेक्निक है जो हमने बात की अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और इतना आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और बात करते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है आपकी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। आखिर मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने से क्या हम समझते हैं, उस पर बात करते हैं इस बात पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। ये स्टेप 3 है हमारी। स्टेप 3, ये है आपका सीरियल नंबर, ये है आपका नेम, और ये है आपका क्लास कह लीजिए। ओके, 1 2 3 4, राज और सागर, रोहन, और क्या कहें, कुछ भी कह लिए, वरुण। ओके, क्लास जो है मैं लिखता हूं सेकंड, फोर्थ यहां पर एम्प्टी छोड़ देता हूं, और यहां पे मैं यहां पे भी एम्प्टी छोड़ देता हूं, बल्कि यहां पर 6 लिख देता हूं और ये छोड़ देता हूं एम्प्टी। ओके, बल्कि वरुण लिख देते हैं और एक एक्स्ट्रा कॉलम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग अभी सेक्शन। ओके, सेक्शन है हमारा 1 4 2, ये हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर 3 है। ओके, अच्छा, अब इस डेटा सेट को, इसका नाम है डेटा डॉट सीएसवी। इस फाइल का नाम डेटा डॉट सीएसवी मैंने आपको बता दिया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर है हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ओके, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या करने का है अपने को यहाँ पे। तो फिर आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो सीरियल नंबर है उसमें 1 2 3 4 है, पूरा क्लियर है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेम पे अगर हम लोग आए तो राज है, सागर है, रोहन है और वरुण है, चीजें क्लियर है। अगर मैं क्लास पे आऊं तो हमारे पास राज की क्लास जो है वो सेकंड है, सागर की फोर्थ है, रोहन की मिसिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पर ना, एमटी के लिए मैंने बॉक्स बना दिया है, और वरुण की जो है वो 6th है। ओके, अगर मैं राज के सेक्शन के ऊपर बात करूं तो ये फर्स्ट है, और सागर का कुछ नहीं है, रोहन का 3 है और वरुण का 2 है। आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 मिसिंग वैल्यूज है। अच्छा, इसका दिक्कत क्या, अगर मिसिंग वैल्यूज है तो है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक्चुअली जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है, अगर इसमें नैन वैल्यूज यानी कि एम्प्टी नल वैल्यूज है, एम्प्टी वैल्यूज हैं, तो ये मॉडल की परफॉर्मेंस पे
रिफ्लेक्ट करता है यानी कि मॉडल अगर आपका उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, अच्छे से नहीं समझ पाएगा, अच्छे से वो लाइन फिट नहीं हो पाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर कि आखिर लाइन फिट क्या होती है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, वेट क्या होता है, बायस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये सुने, तो जब अगर आपकी डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज हैं तो फिर आपका जो मॉडल है मशीन लर्निंग वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, आधा अधूरा समझेगा, आधा अधूरा पढ़ेगा, कि जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो फिर प्रिडिक्शन अच्छा नहीं दे पाएगा, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। आगे अगर कोई चीज को उसको प्रिडिक्ट करना है, बताना है, तो फिर वो एक्यूरेसी के साथ जो है उसका जवाब नहीं डिलीवर कर पाएगा। इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मिसिंग वैल्यूज, और इसको हमें सॉल्व करना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरीके से समझें कि अगर आपके पास ये आपकी स्कूल की नोटबुक है या बुक है, फॉर एग्जाम्पल बुक है, और इसमें एक पेज भरा हुआ है, एक पेज खाली है, एक पेज एम्प्टी है और एक भरा हुआ है। टीचर ने कहा कि आपके एग्जाम में इन दो पेजेस में से आपका एग्जाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये भरा हुआ है पूरा और ये खाली है, तो आपने आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया, तो क्या आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ 50% जो है उसको एक्वायर किया, 50% आपका एक्वायर नहीं है, कि जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो डिलीवरी है या फिर जो आप एग्जाम में आउटकास्ट कर रहे होगे वो सिर्फ 50% कर रहे होगे। इसी तरीके से जब आपके मॉडल में मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो आपका मॉडल ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उसने अच्छे से नहीं सीखा, उसने अच्छे से नहीं समझा, जिसकी वजह से जब वो एग्जाम में जाएगा, जब वो प्रोडक्शन देने जाएगा, जब वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, तो वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए नल वैल्यूज या नॉन वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए, और इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। चलिए अब उस पर बात करते हैं। मैंने आपको समझा दिया ना थर्ड में कि मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसकी मेन वजह है। चलिए अब आगे चलते हैं कि आखिर चक्कर क्या है इस पे। तो अब जो है इसमें क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब आप बताएं, मेरे पास मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब इसमें कुछ बेसिक मतलब एडवांस में हम लोग जाएंगे कि हम लोग और क्या क्या चीजें करते हैं मिसिंग वैल्यूज के लिए, लेकिन अभी बेसिक एक नोशन रखें। पहली चीज जो है, जो सबसे बेसिक है, वो लोग मीन यूज करते हैं। मीन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो मीन निकाल के उसको वहां पर डाल देते हैं, यानी कि इस पूरे का मीन निकालेंगे और जो भी मीन आएगा वो यहां पर डाल देंगे। पहली टेक्निक है कि जिसकी वजह से आप वैल्यू को जो है वो फिल कर दें, वैल्यू जो है वो एम्प्टी ना रहे, वो चीज खाली ना रहे, वहां पर खलल ना रहे, वो जो वो ब्लैंक ना रहे, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका जो इम्पैक्ट है वो मॉडल के परफॉर्मेंस पे ना जाए। इसलिए जो है वो यहां पर ये मीन लगाते हैं। एक और चीज लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन। मीडियन भी लगाते हैं कुछ लोग, जो है वो मीडियन कैलकुलेट करके यहां पर फिल कर देते हैं, यानी कि अगर इस पूरे का मीडियन निकालेंगे उसको यहां पर फिल कर देंगे, या फिर मीन निकालेंगे उसको यहां पर फिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो नल वैल्यू है, जो आपका गैप है, जो आपका वॉइड है, वो फिल हो जाता है। कि जिसकी वजह से समवॉट जो आपका अगर 50% था, मतलब आप ऐसा समझे कि यहां पर जो भी कुछ लिखा था उसका आइडिया लेके या फिर इसी के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके यहां पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ लिख दो, कि जिसकी वजह से आपका जो 50% था कम से कम वो भाई 70 तक तो पहुंचेगा, मतलब कुछ तो आप 20% आगे बढ़े। ऐसे ही जो है यहाँ पर अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मीन मीडियन लगा के फिल करके मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को जो है वो हम लोग एनहांस करते हैं, उसको और ज्यादा आप कह लीजिए रोबस्ट करते हैं। ये वो टेक्निक का नाम है कि जिसमें हम लोग मिसिंग वैल्यूज को फिल अप करते हैं अपनी टेक्निक्स के थ्रू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि करते कैसे, तो यहाँ पर एक ये वाली टेक्निक जो है इसमें दो तरीके हैं। एक तो बहुत नईव तरीका है, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीका है कि आप जो है वो इस CSV फाइल को एक्सेल में खोले। ओके, एक्सेल में आपने खोला और यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, नेम है, सेक्शन है, और यहाँ पर एक और है, क्या वो नहीं, क्लास है और सेक्शन है। बस आप गए, जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी है सागर वाला, जैसे ये सागर है, ये फोर्थ है और ये एम्प्टी है। तो आपने क्या किया, पेन कॉपी निकाला और ये मीन निकाला आपने। मीन फॉर एग्जाम्पल अगर 3 आया तो आपने यहाँ पर बस 3 फिल कर दिया और सेव कर दी ये फाइल आपने, तो यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट हो गई। एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली जो है उसे करो, ये मैनुअल लेबर है ना, ये आप मैनुअली से कर रहे हो, कि अगर आप मैनुअली करोगे तो फिर ये वाला सिस्टम ऐसे आप कर सकते हो, और इसमें भी बुराई नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। और अगर आपके पास 10,000 मिसिंग वैल्यूज है तो क्या ऐसे करोगे? ऐसे करोगे तो फिर मशीन लर्निंग हो चुकी, तुम बस ये डेटा एंट्री करते रह जाओगे। इसलिए इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं sklearn या scikit-learn। scikit-learn की एक लाइब्रेरी आपके पास आती है, या आप कह लीजिए उसका एक फंक्शन है, उसका एक आपके पास फंक्शनलिटी है इम्प्यूटर क्लास। इम्प्यूटर क्लास के थ्रू जो है वो हम लोग एक बार में जो जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं, जो भी हम अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हैं, उसके थ्रू
उसमें अप्लाई करते हैं और वो पूरा का पूरा जो है वो एक बार में फिल हो जाता है। मैं आपको उस साइड में कोशिश करता हूं दिखाने की, या फिर इसी साइड में दिखाता हूं, यहां पे ट्राई करता हूं कि कैसे जो है वो हम लोग इंप्यूटर क्लास के थ्रू जो है वो एक बार में हम लोग ये लगाते हैं। अगर मैं कहूं तो आप इस तरीके से समझें कि मैं वेरिएबल नाम देता हूं इंप्यूटर, आप कुछ भी दे सकते हो इंप्यूटर, ये जो है वो आपका फंक्शन है इंप्यूटर, और यहां पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, लिखा मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यूज इक्वल टू नैन, मतलब नल वैल्यूज आपका नैन, और यहां पर स्ट्रैटेजी में मैं लिखूंगा स्ट्रैटेजी इक्वल टू मीन, और एक्सेस दे दूंगा कि कौन सी एक्सेस पे, वर्टिकल एक्सेस है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, मतलब ऐसे में करना है कि ऐसे में करना है वो आपकी मर्जी है, वो आप कोई भी दे सकते हो। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, इंप्यूटर में इंप्यूटर ये आपका फंक्शन है जो कि साइकिट लर्न की लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो कि आप यहां पर अप्लाई करते हो। वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो, डैनियल, टेनियल, रजवी, कुछ भी आपका नाम यहां कुछ भी आ सकता है, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इंप्यूटर आपने मिसिंग वैल्यूज ओपन किया, यहां पर आपने लिखा नान, यानी कि इस मेरे डेटा सेट में जहां पे भी नैन है वहां पर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। कौन सी स्ट्रैटेजी? मीन की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और उसको फिल कर डालो एक बार में, और एक्सेस जो है वो यहां पर मैंने जीरो ले लिया, यानी कि जीरो। अब वो आपकी मर्जी है, आप 1 या 0, जैसे कि आप ये वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस जैसी भी आप चाहते हो उसे अप्लाई करना, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे नॉर्मली कॉलम वाइज ही होता है हमेशा। तो यहां पर जो आप ये कर सकते हो, तो ये आप स्ट्रैटेजी के थ्रू यहां पर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको 4 दिखाया, अगर ये 10,000 हो तो 10,000 हो तो क्या आप 10,000 बार इसे जाके भरोगे? नहीं भरोगे। रिप्लेस फंक्शन एक्सेल में होता है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जो है वो आप कोड के थ्रू 2 लाइन में सारा काम कर सकते हो। तो जब आप ये चलाओगे तो आपके पूरी मिसिंग वैल्यूज जो है वो मीन के साथ भर जाएंगी, और आपका डेटा सेट जो वॉइड था, नल था, नॉन वैल्यूज थी, उसमें एम्प्टी था, वेकेंट था, स्कैसिटी थी डेटा की, वो आपकी फेल हो जाएगी, और आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी जो है जो इतनी थी वो फिर इतनी हो जाएगी। अब आपको और इतना करना है तो उसके लिए फिर और चीजें हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतना आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि जब डेटा सेट में आपके मिसिंग वैल्यूज हो तो आपको ये वाला नोशन याद रखना है कि आपको मीन, मीडियन या कुछ और टेक्निक्स के थ्रू अपने डेटा सेट को लेवरेज करना है, उसको और रोबस्ट बनाना है, उसको एक्सपैंड करना है, उसको एम्प्टी नहीं छोड़ देना, वरना आपके डेटा सेट डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपके मॉडल के परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी पे। तो ये वाली आपको बात ध्यान रखनी है, और इस हिसाब से जो है वो आपको आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, मतलब मैं बड़ा एक्साइटमेंट के साथ जो है वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मैं ये रोज ही करता हूँ, मुझे इस पर बात करने में मजा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ आगे चल के कि आगे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताई, फर्स्ट स्टेप हमारी थी लाइब्रेरीज को लोड करना, सेकंड थी हमारे डेटा सेट को लोड करना या इंपोर्ट करना, उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो डेटा सेट में अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उससे बात करना, और अब हमारी फोर्थ स्टेप पे हम लोग अब चलेंगे और बात करेंगे हम लोग कैसे कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में ताकि कंप्यूटेशन हो सके, और फिर वापस से उसको रिट्रैक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। बहुत सारा मैंने कह दिया, परेशान न हो, इजीली हम लोग समझेंगे। आपसे मैं सीख रहा हूं स्टेप 4, categorical data to numerical data। समझते हैं आखिर ये चक्कर क्या, मतलब मैं कह क्या रहा हूं ना, मतलब बात क्या कर रहा हूं मैं, आखिर ये चक्कर क्या है, क्या चक्कर है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक डेटा सेट का एग्जाम्पल लेंगे, उसी से समझेंगे, ज्यादा मजेदार होता है और मुझे ऐसा मजा भी आता है डेटा सेट के एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं सीरियल नंबर इसे कह दूं, इसे नेम कह दूं, और यहां पे मैं कह दूं वोट, वोट 1 2 3, यहां पर मैं लिख दूं टिम, नोल, और आप कह लीजिए सैम। मैंने 3 नाम लिए हैं, टिम, नोल और सैम। यहां पर मैं लिखा वोट, मैंने लिखा टिम का यस, नोल का नो, और सैम का नो। ओके, अब मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं बस, फोर्थ है फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है क्या कहूं मैं, कुक, और यहां पर मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूं, ये एम्प्टी है, मतलब मुझे इसका प्रेडिक्शन चाहिए, समझ गए। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि मैं एक नए बंदे का, इसके और भी पैरामीटर्स है वो मैं सब छोड़ रहा हूं ना, सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। तो मुझको अब ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो कुक है क्या ये वोट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि टिम ने दिया है, नोल ने नहीं दिया, सैम ने नहीं दिया, तो क्या कुक देगा कि नहीं देगा। अच्छा एक बात समझते हैं, मशीन लर्निंग ब्लैक बॉक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपका एक मॉडल है और बस इसमें आप कुछ दो और ये जवाब दे देगा, अंदर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं होता ना।
ऐसा नहीं है, मशीन लर्निंग एक्सप्लेनेबल है। आजकल सबसे ज्यादा जो फोकस है वो एक्सप्लेनेबल एआई पे है, एक्सप्लेनेबल एआई पे, यानी कि जो आपकी बात है आप उसे एक्सप्लेन कर सको, इसके अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, काम हो रहा है, उसको आप बता सको, उसको आप पोर्ट्रे कर सको, उसको आप आउटकास्ट कर सको, उसको आप एक्सप्लेन कर सको, उसको आप आर्टिकुलेट कर सको, ये बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अब हमारे पास अगर ये टिम जो है वो यहाँ पर वोट कर रहा है, या फिर नोल जो है वो नहीं कर रहा है, या फिर सैम जो है वो कर रहा है, तो ये कैसे डिसाइड करे कि अगर कोई कुक आता है या फिर सैम सैम्यूल आता है या फिर कोई और आता है, तो फिर वो वोट करेगा कि नहीं करेगा? वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन मैं बहुत बेसिक में बताऊं। इसमें एक बात आप ध्यान से सुनिए, जो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन वर्ड में लिख देता हूं, कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन, बल्कि कंप्यूटेशन से पहले हम लोग एक और वर्ड पे चलते हैं, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं किस पे बेस्ड है कंप्यूटर्स? आप सब कहेंगे जीरोस और वन, जीरोस और वंस पे बेस्ड है आपका पूरा कंप्यूटर। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है, कुछ भी होता है, वो सारे जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशंस पे होता है। क्लियर? बिल्कुल, सब आप सब कहेंगे हाँ सही है। कंप्यूटर सही निकला है, कंप्यूटेशन, कंप्यूट करना। तो कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, या चीजों को उसका रियाजी या गणित करना, ये सारी चीजें बेस्ड हैं नंबर्स पे। नंबर्स पे बेस्ड है ना, नंबर्स पे बेस्ड है, नंबर्स पे। लेकिन क्या यहाँ पे नंबर्स है? नहीं, ये तो आपके अल्फाबेट्स और लेटर्स और वारकार है आपका ये पूरा ना, यस नो, मतलब ये आपका वर्ड्स है, नंबर्स तो नहीं है। तो अब मैं कंप्यूटेशन कैसे करूं? मैं कैसे जोड़ घटाऊं? क्या करूं ऐसा कि मुझे पता चले? क्योंकि मैं इसके साथ क्या करूं, इसके पास तो कुछ है ही नहीं अपना। इसके अंदर एक चीज होती है ASCII वैल्यू, बस वही चीज होती है, लेकिन वो इसके खुद की एक एक की ASCII वैल्यू होती है, जिसका यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, कोई अभी लेना देना नहीं है फिलहाल। तो मैं कैसे कंप्यूटेशन करूं और कैसे चीजें कैलकुलेट करूं, किस बेसिस पे कैलकुलेट करूं? मतलब अगर आपके पास 2 इंटू 2 है तो आप बता सकते हैं कि ये 4 है। अब यहाँ पर मैं कहूं यस इंटू नो है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि क्या आएगा? आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जब आपके पास ऐसा डेटा सेट आता है, जो कि हमेशा आता है, बहुत कॉमन है कि किसी ने वोट किया कि नहीं किया, कोई 18 प्लस है कि नहीं है, कोई जो है आज सुबह है कि नहीं है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, यस और नो में ही आएगा जवाब। या फिर जिसमें भी आपके अल्फाबेट्स या वर्ड्स आ जाए जिसमें नंबर्स ना हो, तो वहां पर हम लोग कैसे मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे? फिर मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो एक्सप्लेनेबल है और कंप्यूटेशन रखता है, कैलकुलेशन रखता है, उसके अंदर पूरा आपके फंक्शंस होते हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके अंदर नंबर्स है, पूरा नंबर्स का गेम है। तो कैसे हम लोग ये सारी चीजें करें? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, कि आपकी जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, मतलब कि यस और नो, अप और डाउन, ट्रू और फॉल्स, राइट और लेफ्ट, ये सब कैटेगोरिकल, एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, और इसमें एन नंबर ऑफ कैटेगरीज है। तो ये जो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, इसको आपको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, और मशीन लर्निंग हमेशा नंबर्स पे काम करती है, अल्फाबेट्स पे काम नहीं करती, वर्ड्स पे काम नहीं करती, वो किसी वारकार पे काम नहीं करती। आपकी हमेशा मशीन लर्निंग नंबर्स पे, फिगर्स पे, अदद पे, गणित पे, वैल्यूज पे, रियाजी पे काम करती है। और इसके लिए आपको अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल डेटा में। और यहां पर जो है मशीन लर्निंग की तरफ से एक बहुत जबरदस्त चीज आती है, मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त चीज आती है, जो मैं यहां पर आपके सामने अपलोड करूंगा या लिखूंगा, ये बताऊंगा, वो है लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग, ये आपकी जो लेबल्स हैं, यस नो, इसको आप एनकोड करते हो, इसको आप कन्वर्ट करते हो, इसको आप ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हो, इसको आप ऐसे इसका आप जो कन्वर्जन है वो ऐसे करते हो कि अगर यस है तो इसको आप कन्वर्ट करके 1 कर दो, नो है इसको आप करके 0 कर दो, नो है उसको आपको 0 कर दो। अब जो कंप्यूटेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। नंबर्स जब आ जाते हैं तो फिर अगर मैं 1 इंटू 1 करूंगा तो वो 1 आएगा, 0 इंटू 1 आएगा तो वो 0 आएगा। तो मतलब ट्रू और फॉल्स, बहुत ज्यादा नंबर झूठ नहीं बोलते, सीधी बात, नंबर झूठ नहीं बोलते, इसलिए मशीन लर्निंग में नंबर का पूरा गेम है, वर्ड्स और अल्फाजों का और शब्दों का कोई गेम ही नहीं है। इसलिए हम लोग लेबल एनकोडिंग, जो कि साइकिट लर्न की एक फंक्शनलिटी है, साइकिट लर्न हमको ये वाली चीज देता है कि जिसमें हम लोग यूज करते हैं साइकिट लर्न की प्री प्रोसेसिंग, और उसमें हम लोग लेबल इनकोडिंग करते हैं, और फिर अपने जो कोड्स है, अपने लेबल्स है, इसको इनकोड करते हैं और नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब आप ऐसे समझे कि अब ये हमारा नया डेटा सेट जो कन्वर्टेड होगा वो होगा 1 0 0, और यहां पर हम लोग डिफरेंट कंप्यूटेशन और चीजों के साथ करके यहां पर बता सकते हैं कि क्या ये 1 होगा या 0 होगा।
तो इसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई वोट करेगा कि नहीं करेगा, कोई वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, बारिश होगी या नहीं होगी, आज धूरा सूरज है या नहीं है। ये सारी चीजें का कंप्यूटेशन नंबर्स के बेसिस पे होता है, वारकार और वर्ड्स के बेसिस पे नहीं होता। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा प्री प्रोसेसिंग में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो भी डेटा सेट आता है सीएसवी में, एक्सेल फॉर्मेट में, उसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, ताकि कंप्यूटेशन हो सके, आपका मॉडल जो है अच्छे से सीख पाए और आप फिर आगे जो है वो प्रिडिक्शन दे पाए डिफरेंट चीजों पे। मम्मी करता हूं आपकी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं समझता हूं इतना आपको फैक्टर क्लियर हुआ कि आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में। फिर इसमें भी नॉमिनल वैल्यू होती है, ऑर्डिनल वैल्यूज होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर वो स्टैटिस्टिक्स की हम लोग पहले चले जाएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखें कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में फर्स्ट स्टेप है आपकी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना, ट्रू और फॉल्स को, यस और राइट को, अप और नो को, या कुछ भी इस टाइप को, जितने भी वारकैर्स उसको कन्वर्ट करो नंबर्स में, मॉडल को तैयार करो। फिर आप जो भी पूछोगे वो जवाब देगा। नंबर झूठ नहीं बोलते, ये एक अच्छा कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं सोचा आपको बता दूं, नंबर झूठ नहीं बोलते। तो इतना आपको पूरी बात क्लियर हुई कि कैसे कंप्यूटेशन की जाती है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का क्या कन्वर्ट है, इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटेशन हो पाए लेबल एनकोडिंग थ्रू और वन हॉट एनकोडिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू। इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू ये सारी चीजें करते हैं। साइकिट लर्न की एक प्री प्रोसेसिंग की एक फंक्शनलिटी है कि जिसके थ्रू जो है वो लोग अपने सारे वारकैर्स को, वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में और कंप्यूटेशन करते हैं। और फिर हमारी मशीन लर्निंग जो है वो एक्सप्लेनेबल हो जाती है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेबल है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसके बारे में एडवोकेसी कर सकते हो। ये वाली बुरी बात है। तो ये हमने फोर्थ स्टेप पे बात की। पहली क्या थी, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप थी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। सेकंड थी अपने डेटा सेट को कॉल करना और उसको वहां पर बुलाना और उसको इंपोर्ट करना। थर्ड जो थी वो मिसिंग वैल्यूज से डील करना। फोर्थ जो थी वो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में, ताकि जो है वो आप कंप्यूटेशन कर सके और अपना मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो तैयार कर सके। हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेप जो है वो भी कन्वर्ट की, कवर की। अब आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ स्टेप पे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एंथुसियाज्म और वर्कहॉलिकनेस अभी भी आ रही होगी, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, आगे बात को जल्दी से मैं इसको रब कर लूं, फिर आगे बात करता हूं आप लोगों से। बहुत सीखने को मिल रहा है आप लोगों से, सही में। मतलब मैं एकदम रिवाइज ताजा हो जाता है सब, क्योंकि ये जब इंसान जो शुरू करता है तो ये सब सारी चीजें करता है तो बड़ा, और डेली बेसिस पे करता है। लेकिन ऐसे एकदम आर्टिकुलेशन में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है हमारी स्टेप 5, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पे बात करते हैं। वैसे अब इसके लिए देखिए मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूं ना, जो मैंने इस मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में पहले वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो देख के आएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं कंप्लीट डिलीवरी दूं, लेकिन फिर भी अगर आपसे देख के आ गए, क्योंकि मैंने पूरा मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर वहां डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, तो वो जरूरी है, वो देख के आना आप लोग, तो फिर ईजी रहेगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपकी एक बुक है। इस बुक में आपके 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं? आप कहते हैं नहीं, इसको बल्कि ऐसे कर देता हूँ, कम बता दिया मैंने। 300 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, 30 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप तैयारी इतने की करते हो, एग्जाम में इतने आते हैं। आप पढ़ते इतने हो, एग्जाम में जवाब इतनों का देते हो। ये 30 इस पूरे 300 में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 30 आपको पता नहीं होता, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। ऐसा ही है, आप 300 पे तैयारी करते हो, 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा ही है, और इसको मैंने डिटेल में मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर में डिस्कस किया, प्लीज उसे देखिएगा, आपको मजा आएगा और फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। 300 क्वेश्चंस आपके एग्जाम बुक में है, एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से आप अपनी मशीन को 80% जो है वो ट्रेन करते हो। यहाँ पर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, तो वो 80% ट्रेन कर रहे हो, और फिर एग्जाम में सिर्फ 20% का आपका एग्जाम होता है। इसी तरीके से आप 80% जो है वो मशीन को, एमएल में मशीन लर्न को ट्रेन करते हो, और सिर्फ आपका जो टेस्ट होता है वो 20% पे टेस्ट होता है। ये 20% डिसाइड करता है कि आपकी एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस कैसा है, ये डिसाइड करता है इसके बेसिस पे कि जो आपने ट्रेनिंग की है। इसके अंदर आपको टाइम ज्यादा मिलता है, इसके अंदर आपको टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन इसमें आपका टाइम जो है वो फिक्स्ड रहता है।
ये आपका कंस्ट्रेंट बेस्ड है, आपके ऊपर कंस्ट्रेंट रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है कि इतनी देर में करना है, ये करना है, इतने नंबर है तो आप पास है, इतने है तो फेल है, आपकी एक्यूरेसी 80 है, 90 है, 100 है, 50 है, कितनी है वो सब यहाँ पे पता चलता है। सारा आपका एग्जामिनेशन और आपका सारा टेस्ट यहाँ पे होता है, आपकी तैयारी और ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ऐसी मशीन लर्निंग में आप कोई भी डेटा सेट जो मैंने आपको दिखाया उसमें आप 80% जो डेटा है वो आप अपने 80% वाले ब्लॉक में डाल देते हो, यानी कि आप सिखाते हो, पढ़ाते हो, दिखाते हो, बताते हो, जताते हो, और फिर उसको एग्जामिनेशन के लिए आप 20% नए डेटा को लाके देते हो और कहो कि आप प्रेडिक्ट करके दिखाओ। तो अगर वो प्रेडिक्ट अच्छा करता है यानी कि उसने अच्छा सीखा है, और अगर नहीं कर पाता तो फिर शायद उसने नहीं सीखा और हमको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सिनारियोज भी आ सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मिसिंग वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल आपकी ये 300 क्वेश्चंस में आपके 250 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चन जो और हैं वो आपके फट गए, मतलब आपका कॉपी फट गई है, तो आप इतने 50 को नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपकी यहाँ एक्यूरेसी अच्छी ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो 250 क्वेश्चन है इसमें से जो आपके 100 क्वेश्चन है, बल्कि मैं ऐसा कहूँ 200 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन है वो आपके हो सकता है कि पानी गिर गया हो और वो क्वेश्चन की इंक जो है वो खराब हो गई, तो फिर यहाँ पर आपका आना है। ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने शायद इस कितने क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन में से सिर्फ आपने 100 तैयार किए हो, तो आपके सिर्फ जो बाकी के 200 क्वेश्चन है वो तो आपने पढ़े ही नहीं, तो उससे भी बहुत खराब हो जाए और आप यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं आपके मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के फेज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमेशा जो अपना 80% टाइम है, ये परेटो प्रिंसिपल भी है, आपने सुना होगा, परेटो प्रिंसिपल है कि आप हमेशा 80% जो है वो ट्रेनिंग करो और 20% जो है वो आप फिर टेस्टिंग करो। तो वही वाला पूरा सिस्टम यहाँ पर है। इसीलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो अपने डेटा सेट को ऐसे प्री प्रोसेसिंग में आता है कि अपने डेटा सेट को इस तरीके से डिवाइड करो कि यहां पर आप ट्रेनिंग 80% करो, टेस्टिंग 20% करो, और फिर अपने मॉडल का परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी देखो। इसके अंदर एक और वेरिएशन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, 70 20 और 10, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन। जो यहाँ पर हुआ उसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर 10% और रख लेते हैं। तो ये भी एक आपका वेरिएशन है, और आपका एक वेरिएशन 80-20 भी आपका वेरिएशन है। ये थोड़ा सा ज्यादा जनरल है और ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है और रिलेटिव है कि आप किस में कैसे क्या डील कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये 70-20-10 अच्छा होता है क्योंकि आप इसमें वैलिडेट भी कर लेते हो। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप आती है हमारे पास वो है अपने प्री प्रोसेसिंग में ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट करना, और इसके अंदर जो साइकिट लर्न की फंक्शनलिटी है वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि आप अपने डेटा सेट को एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में डिवाइड करते हो। इसको मैंने बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर की वीडियो में, जाके पक्का देखो यार, मतलब दोस्त की तरह कह रहा हूं, पक्का देखो, मजा आएगा, समझ में आएगा कि आखिर उस पर हो क्या रहा है, क्या उसके अंदर एक्चुअल मैथ है, वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ओवरऑल बता दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग पे फोकस कर रहे हैं कि प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो है अपने डेटा सेट को डिवाइड करना, स्प्लिट करना, 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% जो है वो आपका टेस्टिंग के लिए, या फिर 20% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए और 10% वैलिडेशन के लिए। तो हमने ये वाली बात जो है वहां पर डिस्कस की। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो है वो हमारा है फीचर स्केलिंग। उस पर बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक पर। ये हमारी लास्ट मतलब बात है ना डेटा प्री प्रोसेसिंग में। ये 6 पॉइंट आपके लिए इनफ है, इस पे आप बिल्ड ऑन कर सकते हैं, जो कि हम लोग अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे जाएंगे, जो कि है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो कि फर्स्ट आप कह लीजिए एकदम बेसलाइन सेट करेगा आपके एसवीएम, केएनएन और रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्रीज के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब 6 पे आते हैं, और वो है फीचर स्केलिंग। अच्छा सुने, मैं ऐसे कर देता हूँ जल्दी से क्योंकि जल्दी लिखना होता है, तो फिर मैं आप समझ जाएगा स्केलिंग लिखा है, ये स्केलिंग। ओके, फीचर स्केलिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। फीचर स्केलिंग चक्कर क्या है समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा समझे कि आपके पास जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, एज, और एक चौक में चेंज कर लेता हूँ, एज, सीरियल नंबर, और यहां पर आप ले लीजिए क्या कहें यार, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। ओके, स्कूल, इनकम, इनकम ठीक है, इनकम एग्जाम्पल ठीक रहेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, फीचर स्केलिंग क्या होती है कि आपकी जो फीचर्स हैं, जो आपके यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे वैल्यूज जो भी आएंगी वो बहुत डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से। मतलब यहाँ पर अगर
100 है तो यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर जो है 50 करोड़ है, 50 करोड़ है, यहाँ पर 1 बिलियन है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर 10 मिलियन है। आप खुद देखो, एक 100 रुपए और 10 बिलियन, 10 मिलियन, कितना वेरिएशन है, कितना डिस्टिंक्ट फीचर्स है, कितने ज्यादा दूर है, कितने ज्यादा गैप रखते हैं, कितना ज्यादा मार्जिन इन दोनों में। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी जब आपके पास कंडीशन आती है एज अ डेटा साइंटिस्ट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे और आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएगी कि कोई कोई रूरल एरिया का आदमी है और उसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए साल की है, और कोई अगर अर्बन सेक्टर का है, कोई मेट्रो सिटी का है जिसकी शायद 10 CR है, तो जब मॉडल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपको सोचो, मतलब अजीब सा नहीं लगेगा कि एक की जो, अगर आप, मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, अगर आपको ग्राफ दिखाऊं तो एक की जो है वो यहाँ इस स्केल पे है, फिर एक बारगी जो है एक यहाँ है, तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, कितना ज्यादा आप देख रहे हो, कितना फीचर्स डिफरेंट है कि एक फीचर वन, ये फीचर वन है, ये फीचर टू है, कितना ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस है। फिर किसी का एक बार ये फिर यानी और नीचे आ गया यहाँ पे फीचर थ्री। आप समझ रहे हो, ऐसे करके मतलब अलग वेरिएशन। तो इसको फिर एक सतह पे कैसे लाओगे, एक स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे, एक स्केल पे कैसे लाओगे? इस स्केल पे लाने का नाम, ताकि आपकी मशीन जो है, आपकी मशीन लर्निंग जो है, वो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो अच्छे से समझ पाए, पहचान पाए, जान पाए, मान पाए, अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फीचर स्केलिंग। ये फीचर स्केलिंग जो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, और आप अपनी वैल्यूज को, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको आप एक स्केल पे ले आते हो। वो स्केल हो सकता है 0 और 1 की हो, 0 और 1 की हो। तो अगर कोई ये है तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं 0.0123 4, तो हो सकता है इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं 0.7624, ऐसे कुछ। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज है, चाहे वो आप बाद के नंबर्स को भूल जाओ, जितनी भी वैल्यूज है वो आपके इसके बीच में ही होगी। तो जब इसके बीच में होगी तो ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ज्यादा फैब्रिकेशन नहीं होगा, ज्यादा इंटरपोलेशन नहीं होगा, ज्यादा आप जो ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आप एक स्टैंडर्डाइज स्केल पे आ जाओगे, और अपने इसी वजह से अपने जो आपके आपके एक स्केल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, अगर आपकी ये स्केल है, तो अगर आपका कोई फीचर यहाँ पड़ा हुआ है तो आप उठा के यहाँ ले आओ, कोई बहुत ऊपर उड़ रहा है तो उसको नीचे ले आओ, और एक स्केल पे सबको सेट कर दो। और ये स्केल जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो जाएगा, यानी कि इस स्केल पे जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन ऊपर है, वो भी एक सतह पे आ गया है, कोई नीचे है वो भी एक सतह पे आ गया। जैसे कि वहां पे होता है ना, जो भी रिलीजियस प्लेसेस होती है वहां पर सारे लोग जो है वो एक सतह पे आके खाना खा रहे होते हैं। लंगर में आप देखा होगा कि अमीर है, गरीब है, कुछ भी, तो वो एक स्टैंडर्डाइज स्केल सेट कर दिया गया। वैसे ही जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज स्केल सेट कर दिया गया कि अगर कोई 10 लाख वाला साल का है वो भी यहाँ पे, 10 करोड़ वाला भी जो वो भी यहाँ पे। तो इससे आपकी मशीन जो है वो काफी एडवांस ट्रेन हो जाती है, इसके अंदर काफी ज्यादा आप कह लीजिए रोबस्टनेस आ जाती है, प्रोडिक्शन अच्छा करने लगती है, और मजेदार हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। तो फीचर स्केलिंग जो है वो एक आपकी 6 टेक्निक है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, कि जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ईटीएल पाइपलाइंस पे भी हम लोग बात करेंगे बाद में, वो थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा था। आप फीचर स्केलिंग से समझते हो कि अगर कोई बहुत नीचे है तो उसको उठा दे, कोई बहुत ऊपर है तो उसको नीचे ले आ, और एक स्केल पे उसको ले आ। जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन का अगर आपने नाम सुना हो, या फिर मिन मैक्स स्केलिंग का नाम सुना हो, इस सब पे हम लोग बात करेंगे। नहीं सुना तो हम सुनाएंगे, आपसे सीखूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ एक नोशन दे रहा हूं कि जिसपे आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करो और समझो, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे, जो कि मजेदार वीडियो होने जा रही है बहुत ज्यादा। मैं बाइक सारे रूल्स को लेके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो कि आखिर एग्जैक्टली फीचर स्केलिंग में क्या हो रहा है, कैसे फंक्शनलिटी है, क्या एग्जैक्टली इसका नोशन है, क्या आइडिया है, क्या होता है इसमें एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं, हमने कवर किया सबसे पहले लिप्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज कौन सी हैं। सेकंड में बात किया हमने कि आप डेटा सेट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। थर्ड पे मैंने बात किया कि नॉन वैल्यूज है उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। फोर्थ मैंने बात किया कि आपके पास, फोर्थ क्या बात की थी मैंने आपसे, फोर्थ बात मैंने आपसे की थी, हाँ, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में। फिफ्थ मैंने आपको बात की ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और सिक्स्थ मैंने आपसे बात की फीचर स्केलिंग। ये मैंने आपके साथ सारी बातें की है आज की वीडियो में प्री प्रोसेसिंग में। उम्मीद करता हूँ बहुत तेज नहीं होगा, बस बड़ा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म और वर्कहोलिकनेस पता नहीं कहां से आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। मेरी तरफ से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा आज की वीडियो में और मजा आया होगा। वीडियो में बहुत लंबी नहीं करूंगा, हालांकि कुछ चीजें और इसमें ऐड करनी थी लेकिन कंप्लीट हो गई है। आज के लिए काफी कुछ था। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी आएगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। जितनी मैं समझता हूँ मैं उसको बनाना चाहूंगा। साइड बाय साइड में और भी कुछ
सिस्टम डिजाइन पे या क्वांटम कंप्यूटर के बनाना चाहता हूँ, और कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का जो टेक्निक है और चौक और ब्लैक बोर्ड मुझे बड़ा पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ तो ऐसे ऑडियंस होगी जिसको पसंद आता होगा कोडिंग और थ्योरी और मैथमेटिक्स चौक और ब्लैक बोर्ड पे समझता इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, करेंगे उसको, लंबा होगा तो भाई फिर मैं वो रिप्लेस एक्सेल वाला मैनुअल नहीं करूंगा, हम करेंगे लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझेंगे, मुझे पसंद है ऐसा। क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मजा आया तो फिर मैं, चलो लाइक शेयर क्या ही कहूँ, पसंद आया हुआ तो कर देना, नहीं आया हुआ तो फिर देख लेना जैसा भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिंपल रीडर प्रोग्रेशन में। मुझे बड़ा मजा आता है इसलिए मैं एज अ हॉबी करता हूँ वीडियो प्रोडक्शन, ओरेशन, आर्टिकुलेशन, बोलना समझना बात करना, डिबेट्स और स्किल्स एक्सेट्रा। तो मजा आता है। 7 मिलियन प्रॉब्लम्स मुझे बड़ी पसंद है, कोई अगर इंटरेस्ट हो तो बात करना, कुछ करेंगे। रेमंड हाइपोथेसिस या फिर पी वर्सेस एनपी या फिर पॉइंखारे कॉन्जेक्चर तो हो ही चुका है, गेरबरी फरमान ने सॉल्व कर दिया। चलिए इस पे कभी बात करेंगे। तो बस वही लास्ट वाली बात की जो मैं ऑफ द वीडियो कहता हूँ लेकिन कह देता हूँ कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा हाफिज।